बिहार विधानसभा के 243 सीटों की बात करें तो 243 विधानसभा के अंदर जो संख्या बल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चेहरे किस जाति के आते हैं, अगर इसकी बात करें तो थोड़ा हैरानी और आश्चर्य होगा। लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अगर चर्चा करें बिहार के अंदर एनडीए खेमे की खास तौर पे और महागठबंधन में, तो एक जाति समूह का चेहरा सबसे पहले उभर कर सामने आएगा। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की जो ताकत थी, विधानसभा में नीतीश कुमार ने जितना बड़ा गेम खेला, इतना बड़ा रिस्क लिया कि खुद ही अपनी ही सरकार के साथ उनको बहुमत परीक्षण करवाना पड़ा। फ्लोर टेस्ट पर जब नीतीश कुमार पहुंचे तो उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ सामने दिखाई पड़ रहा था। विधायकों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने किस तरीके से पुलिस से लेकर हर उस तंत्र, हर उस विधायक के सामने नीतीश को जाना पड़ा, बताना पड़ा, मजबूरियां गिनानी पड़ी, जरूरतें समझाना पड़ा, तब जाकर नीतीश कुमार बड़ा मुश्किल से सिंधमारी करके अपने लोगों को इकट्ठा करके, नाराज लोगों को मनाकर, बागियों को पकड़वाकर नीतीश ने सरकार तो बचा ली। लेकिन जब एनडीए गठबंधन में कुनबा बड़ा हो रहा था तब एक जाति के लोग सबसे आगे क्यों निकल रहे थे? एक ही जाति के लोग बिहार विधानसभा में सर्वोच्च पद पर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? एक ही जाति के लोग बिहार की सियासत में इतने एक्टिव अचानक क्यों हो गए? ये दौर 90 का नहीं है, ये दौर 2000 का भी नहीं है, ये दौर 2005 के बाद 2024 का है। सुशासन की सरकार की बात होती है और सुशासन की सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन बीजेपी के साथ है। बिहार में अब कोई यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार एनडीए में नहीं है। नित्यानंद राय एक तरीके से शांत कर दिए गए हैं, किनारे पे रख दिए गए हैं। लेकिन सत्ता के अंदर मुसीबतों के वक्त में नित्यानंद राय ही एनडीए गठबंधन की मझधार में पड़ी नाव को पतवार के साथ किनारे लगाते हुए दिखते हैं। संकट मोचन के तौर पर नित्यानंद राय पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार टूट रही थी और नीतीश कुमार की सरकार बचाने की जिम्मेवारी थी, तो नित्यानंद राय पटना में बैठकर वो तमाम खेल खेल रहे थे जिससे सरकार को बचाई जा सके। उस जाति के लोगों का वर्चस्व उस खेल के बाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात सत्ता हो या विपक्ष, हर जगह केवल एक ही जाति के लोग सबसे सर्वोच्च पद पर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बिहार बार बार कर रहा हूं, बिहार विधानसभा के अंदर 243 सीट है और इन 243 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण जो कुर्सी होती है उस पर एक जाति के लोग बैठे हुए हैं। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें, देश की सियासत की बात करें, तो बिहार में खास तौर पे या बिहार उत्तर प्रदेश के राज्यों में जहां चुनाव का मकसद ही होता है जाति देखकर उम्मीदवारों के नाम पर वोट करना, जाति और पार्टी देखकर लोगों का चयन करना, जाति और पार्टी के झंडे को देखकर खुद का समर्थक और विरोधी बनने का, आलोचक और समर्थक बनने की बातें होती है। उस बिहार की बात कर रहे हैं जहां बिहार के उस विधानसभा के अंदर लोकतंत्र के सबसे बड़े बिहार के मंदिर के अंदर एक जाति का कब्जा कैसे होते गया है। यह कब्जा कोई आज का नहीं है, लेकिन आज के समय में 2020 के बाद इस सबसे बड़े कुर्सी पर कब्जा होने का सिलसिला शुरू हुआ और इसकी पटकथा 2022 में लिखी गई। इस पटकथा की, इस कहानी की जो शुरुआत है 2022 में तब लिखी गई थी जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दिए थे। लंबे समय से विधानसभा के अंदर सबसे ताकतवर कुर्सी पर कोई बैठा नहीं था। 2005 से लेकर 2024 तक नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे ताकतवर नेता के तौर पर बिहार में उभर कर सामने आए थे, उनके शासनकाल में अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण कुर्सियों पर, सबसे पावरफुल जगहों पर कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो नीतीश कुमार जो बिहार के सबसे बड़े नेता हों उनको भी चुप करा कर बैठा दे, उनके आदेश पर नीतीश बोले और उनके आदेश पर नीतीश चुप हो जाए। एक ऐसा शख्स उस जाति से, उस समाज से ताल्लुक रखता है जो नीतीश को भी हम अपने उंगलियों के इशारे पर बोलने
और चुप रहने का आदेश देता है तो विपक्ष की पार्टियों को भी अपने इशारों पर वो घुमाता है। 243 विधायकों की ताकत को वो अपने बैठने से लेकर अपने खड़े होने के इशारे पर चलाता हो। बात कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें जो है वो भी समझा देते हैं। 2005 में जब लालू राबड़ी की शासनकाल का जब द एंड हुआ और नीतीश कुमार सत्ता में उनका उदय हुआ, उसके बाद से उस महत्वपूर्ण कुर्सी पर नीतीश कुमार ने समीकरण से इतर जाकर एक सामाजिक बनावट की जो कल्पना की थी उसे वहां बिठाते रहे। बात विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी की कर रहे हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में काबिज हुए तो उन्होंने उदय नारायण चौधरी, जो एक दलित पिछड़े समाज के नेता थे, उनको मौका दिया 2005 से 10 और 10 से 15 तक। उसके बाद विजय चौधरी, जो एक उच्च जाति से आते थे, उनको उस कुर्सी पर विराजमान होने का मौका मिला। लेकिन इस बीच तस्वीरें बदलती रही। 2005 से जब नीतीश कुमार जब सत्ता में काबिज हुए तो 2005 से लेकर 10 तक नेता विरोधी दल के कुर्सी पर अल्पसंख्यक समाज के नेता हुआ करते थे। लालू यादव उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो इस बीच नेता विरोधी दल का जो चेहरा था, वो जो ताकत थी, वो बदलता रहा। 2010 से 15 के बीच भी कमोबेश तस्वीरें ऐसे ही निकलकर सामने आई थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बैठे हुए थे। लेकिन 2015 में जब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर शुरू हुआ, उसके बाद वो सत्ता में भागीदारी तो बने, वो बिहार में डिप्टी सीएम बने, नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के पैदान पे आ गए। और फिर जब सरकार टूटी 2017 में, तो वो नेता विरोधी दल बन गए। उसके पहले तक सिद्दीकी साहब नेता विरोधी दल हुआ करते थे। लेकिन उसके पहले 2005 से लेके 2010 के बीच में राबड़ी देवी थी नेता विरोधी दल की भूमिका में। तो 2005 में राबड़ी देवी नेता विरोधी दल बनी। उसके बाद 2010 में अब्दुल बारी सिद्दीकी बने, और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बाद वो तस्वीरें बदल गई। जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में शामिल थे, तब नंद किशोर यादव नेता विरोधी दल के कुर्सी पर कुछ दिनों के लिए मौजूद थे। फिर सरकार बदली, गठबंधन बदला और नीतीश कुमार सत्ता में आ गए और नेता विरोधी दल की कुर्सी तेजस्वी यादव के हाथों में आ गई। नंद किशोर यादव के बाद तेजस्वी यादव, यानी उस कुर्सी पर यादव जाति का समीकरण बना रहा। नंद किशोर के बाद तेजस्वी, और फिर 2020 के चुनाव में उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेम कुमार को नेता विरोधी दल बनाया गया था। उसके बाद विजय कुमार सिन्हा को नेता विरोधी दल बनाया गया था। और फिर बिहार विधानसभा की कुर्सी पर विजय चौधरी के बाद विजय सिन्हा को जिम्मेवारी दी गई। विजय सिन्हा विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया, और जब विजय सिन्हा स्पीकर की कुर्सी पर थे तो सदन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुने गए, और नेता के उप जो है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से नेता सदन और नेता उप सदन बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को चुना गया था, और उनमें भी जातीय समीकरण था, लेकिन पिछड़ी जाति का था। लेकिन पहली बार लंबे समय के बाद 2005 के बाद तो कमोबेश ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई थी, जब बिहार विधानसभा की कुर्सी पर यादव जाति का दबदबा रहा हो। बिहार में महागठबंधन की सरकार भले ही टूट गई हो, लेकिन यादव जाति का समीकरण और दबदबा विधानसभा में इसके पहले इस कदर हावी नहीं था। 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के पोजीशन पर तेजस्वी यादव आ गए थे, और विधानसभा की कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी मौजूद थे। तो अवध बिहारी चौधरी यादव जाति से आते थे, नेता विरोधी दल विजय सिन्हा हो गए थे, तो फिर समीकरण बिगड़ गया। विधानसभा में एक पिछड़ी जाति का स्पीकर और नेता विरोधी दल, फिर एक अगड़ी जाति का, फिर पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। लेकिन इस बार तस्वीरें बदली हुई है। इस बार एक जाति के लोग सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई पड़ रहे हैं विधानसभा के अंदर। बिहार में भले ही नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार हो, बिहार में भले ही एक बार फिर से पिछड़ों की सरकार की बात हम कर रहे हैं, नंबर 2 के पोजीशन पर 2 बड़े चेहरे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, दोनों पिछड़े समाज से आते हैं।
हालांकि विजय सिन्हा फिर अगड़ी जाति से आते हैं और बैलेंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन सामने की कुर्सी पर देखें हम, और जो फ्रंट कुर्सी है जिनके कंधों पर बिहार विधानसभा के 243 विधायकों की जिम्मेवारी होती है, 242 विधायकों की, वो शख्स नंद किशोर यादव है। और अब यह चर्चा इसलिए भी हो गया क्योंकि 2022 में जब अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बनाए गए थे तो डिप्टी स्पीकर महेश हजारी को बना दिया गया था, एक दलित चेहरे को बना दिया गया था। लेकिन इस बार उस समीकरण को बदल दिया गया, इस बार नया समीकरण सेट करने की कोशिश की गई है। और यह नया समीकरण बता रहा है कि बिहार में एक जाति के लोगों को एनडीए के खास तौर पर जो पार्टियां एनडीए के अंदर जो शामिल है या जो नेता है उनको किस तरीके से गोलबंद किया जाए। स्पीकर के कुर्सी पर नंदकिशोर यादव, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर नरेंद्र नारायण यादव की ताजपोशी की गई है। और यहीं से बिहार विधानसभा के अंदर एक जाति का सबसे बड़ा वो जो वर्चस्व है वो विधानसभा पर काबिज होते हुए दिखाई पड़ रहा है। विधानसभा के जो संविधान है, विधानसभा के जो कार्यप्रणाली, जो नियमावली है, उस नियम में 3 ही कुर्सी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मुख्यमंत्री, नेता सदन, नेता विरोधी दल और स्पीकर की कुर्सी को। और इस कुर्सी पर जब स्पीकर की कुर्सी पर जो है नंदकिशोर यादव हैं, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर नरेंद्र नारायण यादव हैं और नेता विरोधी दल की कुर्सी पर तेजस्वी यादव हैं, तो यादव जाति से विधानसभा में 3 महत्वपूर्ण चेयर दिया गया है। यह बीजेपी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के समीकरण का ख्याल रखा गया है। एनडीए को यह लग रहा है कि अगर हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यादव जाति से अगर हम देते हैं तो तेजस्वी यादव और लालू कुनबे को कमजोर किया जा सकता है। और लालू यादव को यह लग रहा है कि नेता विरोधी दल की कुर्सी पर अगर हम यादव जाति के को रखते हैं तो हम बाकी जातियों को एकजुट करके हम सरकार और समीकरण बना सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे की जो कहानी ये निकलकर सामने आई कि यादव स्पीकर, यादव डिप्टी स्पीकर और यादव नेता विरोधी दल। और नीतीश कैबिनेट की अगर चेहरों की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 9 लोगों ने शपथ लिया मंत्रिपरिषद का, और इसमें भी एक यादव। और ये यादव अपने आप को अपने इलाके का सीएम है। विजेंद्र यादव की बात करें, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद, बिहार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य और बिहार मंत्रिमंडल के सबसे सीनियर मंत्री विजेंद्र यादव। तो सत्ता और विपक्ष के बीच यादव चेहरे की होड़ मची हुई है। बीजेपी यादव से दूर नहीं है, जेडीयू यादव के बगैर एक कदम आगे नहीं चल पा रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल और पूरा महागठबंधन यादव के सहारे सदन में मौजूद है। यानी इस जाति के, समाज के लोगों का दबदबा बिहार विधानसभा के ऊपर किस तरीके से हुआ है यह समझिए। और यह तब हो रहा है जब देश के अंदर चुनाव 2024 का है, 2025 का चुनाव है, और बिहार में आर्थिक जो रिपोर्ट सामने आई थी, जातिगत गणना के बाद आर्थिक आरक्षण की बात कही जा रही थी, जातिगत आरक्षण की बात की जा रही थी, और इसमें जो बिहार में जो जनगणना की गई है, इस जनगणना की रिपोर्ट जब सामने आई, इस गणना की रिपोर्ट जब सामने आई तो बताया गया कि जाति का प्रतिशत अन्य जातियों की तुलना में अगर अकेले किया जाए तो सबसे ज्यादा है, 14% से ज्यादा इनकी आबादी है। तो अब इस आबादी पर बिहार विधानसभा की सभी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं, और यही वजह है कि विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर नीतीश कुमार को सत्ता दे दीजिए, बीजेपी को सत्ता में बिठा दीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण कुर्सी पर यही जाति के लोग आज भी काबिज हैं। तो जिस 15 साल की बात लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर कहा जाता था कि दूर कर दिया गया था, नीतीश कुमार के शासनकाल में भी इस जाति का रुतबा, इस जाति की पकड़, और आज के समय में 2022 के बाद 2024 में जब विधानसभा के अंदर स्थिति बदली हुई है, तस्वीरें बदली हुई है, सत्ता विपक्ष और विपक्ष सत्ता में है, तब भी यादव जाति को लेकर जो समीकरण बैठा है वो बता रहा है कि इसके पहले 22 में जब अवध बिहारी चौधरी स्पीकर थे तो महेश्वर हजारी को बनाया गया था डिप्टी स्पीकर,
लेकिन अब अचानक महेश्वर हजारी ने इस्तीफा दिया तो नरेंद्र नारायण यादव पर नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है। पहले से विजेंद्र यादव मौजूद थे, अब नरेंद्र नारायण यादव को डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। इधर नंदकिशोर यादव को बीजेपी ने जो है स्पीकर बना दिया है। तो नंदकिशोर यादव को सपोर्ट करने के लिए सदन में नीतीश कुमार ने नरेंद्र नारायण यादव को डिप्टी स्पीकर बनाया, और इधर नेता विरोधी दल और तमाम महागठबंधन और विरोधियों को शांत कराने के लिए विरोध की जिम्मेवारी उठाने वाले नेता तेजस्वी यादव हैं। तो सरकार चलाने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार के कंधों पर है, तो दूसरे तरफ विजेंद्र यादव के कंधों पर है। तो इस बार क्या बिहार में यादव को यादव से लड़ाने की जो रणनीति है वो उस पर काम हो रहा है? यह बड़ा सवाल है कि विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर स्पीकर भी यादव, नेता विरोधी दल भी यादव और मंत्री भी यादव, डिप्टी स्पीकर भी यादव। तो इन चार यादव को एक साथ मिलाकर आखिर कौन सा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि क्या बिहार में यादवों का राज जो कहा जा रहा था खत्म हो गया था, उन यादवों को एक बार फिर से इकट्ठा करके उनकी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है? या बताया जा रहा है कि 2025 का और 24 का चुनाव है वो इस जाति को ध्यान में रख के लड़ा जाएगा, और हर कोई बताएगा कि इस जाति के सबसे बड़े समर्थक वही हैं, इस जाति के सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले वही हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टियां हो चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हैं। हर पार्टी के नेता यही कोशिश करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी से नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय बैक से फील्डिंग कर रहे हैं। बीजेपी के बिहार में बैकबोन है। नित्यानंद राय अगर नहीं होते बिहार के अंदर, बिहार की एक्टिव सियासत के अंदर, तो शायद बीजेपी आज जिस मुकाम पर है वहां नहीं होती। तो बीजेपी को समझने वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि नित्यानंद राय अभी भी तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, लालू यादव की जो पार्टी है, उसके अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात है, ऑपरेशन लोटस करने की जो जरूरत है वो कर रहे हैं। और एक और चीज सबसे ध्यान देने वाली बात है कि विधानसभा में 2024 के अंदर अगर सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा था और जिस फ्लोर टेस्ट की गिनती हो रही थी, उस फ्लोर टेस्ट में लालू और तेजस्वी यादव के सपनों को कैसे चकनाचूर किया गया? तो इसे यादव समीकरण की वजह से चकनाचूर किया गया। दरअसल लालू यादव और तेजस्वी यादव की जो खेल था वो खेल इसी यादव ने बिगाड़ दिया था। और ये यादव कौन था? बिहार विधानसभा के अंदर ये खेल बिगाड़ने वाले में यादव चेहरा कौन था? ये यादव चेहरा है बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के पार्टी के अंदर यह मौजूद था। और यही यादव ने चेतन आनंद और नीलम देवी के राजद से दूर होने के बाद उनके ऊपर सवाल नहीं उठाने का मौका दिया। यह है प्रहलाद यादव। तो प्रहलाद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका सरकार बनाने में दिखी, और तब से यादव जाति के लोगों को यह माना गया है कि बिहार विधानसभा के अंदर इनकी ताकत कितनी है। ये यादव जाति के लोग चाहेंगे तो सरकार चलाएंगे, चाहेंगे तो सरकार गिरा देंगे। एक प्रहलाद यादव आरजेडी छोड़कर जब बीजेपी और जेडीयू खेमे में पहुंचा, एनडीए में पहुंचा, तब तेजस्वी यादव को अपनी कमजोरी का एहसास होने लगा। उनको पहले से पता था कि जो नीलम देवी हैं या फिर चेतन आनंद है उनके साथ सदन में खड़ा नहीं रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगे, लेकिन प्रहलाद यादव को लेकर इन्होंने सोचा भी नहीं था। और तमाम जो कोशिश इनकी थी और इनके हर पैंतरे का काट एक प्रहलाद यादव ने एनडीए के खेमे में जाकर तेजस्वी की सारी बनी बनाई रणनीति को मात दे दिया। और उसके बाद नतीजे देखिए, प्रहलाद यादव एनडीए गठबंधन में, नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए नंदकिशोर यादव स्पीकर, नरेंद्र नारायण यादव डिप्टी स्पीकर, तेजस्वी नेता विरोधी दल सदन के अंदर। और सदन के अंदर जो सदन के नेता और नेता विरोधी दल की जो भूमिका होती है वही महत्वपूर्ण होती है। तो चार यादव ने मिलकर बिहार विधानसभा की जो अभी कमान है वो पकड़े हुए हैं, मजबूती से अपने कंधों पर इस जाति ने भार उठाया हुआ है, और यह बता रहा है कि आने वाले वक्त में इस जाति का क्या कुछ महत्व होने जा रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।